वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में आगे आईपीओ पे तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन हमारे साथ दो और खास मेहमान मौजूद हैं। जरा पहले उनसे बातचीत कर ली जाए जिनका आईपीओ के ऊपर हम बातचीत करेंगे। आईपीओ है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का। अब ये आईपीओ खुलने वाला है 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे से 18 नवंबर के बीच में आईपीओ खुलेगा। 549 से 577 पर शेयर्स का प्राइस बैंड है। 878 करोड़ रुपए का ये टोटल इशू साइज है। इसमें फ्रेश इशू है 345 करोड़ और 532 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। कंपनी का कामकाज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज रिलेटेड कामकाज है और इन पर फर्दर बातचीत करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद भी हैं। हमारे साथ श्री अनीश रेड्डी सर मौजूद हैं जो कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं, और साथ साथ अनंत चौबे सर मौजूद हैं जो कंपनी के सीएफओ एंड सीओओ भी हैं। सो आप दोनों को सर पहले तो नमस्कार और आप दोनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। और पहले ही आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स को लेकर भी या आपके अपकमिंग आईपीओस को लेकर भी। अनीश सर, पहले तो आपसे मैं ये कंपनी के बारे में समझना चाहूँगा कि कंपनी का जो बिजनेस है ये आसानी से आम आदमी के समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। सो आप पहले समझाइए कि कंपनी कामकाज क्या करती है, कैसे ये कार्यरत है, कब से ये कंपनी डिटेल में है। सुमित जी धन्यवाद। थैंक्स फॉर हमें ये अवसर देने के लिए। कैपिलरी हम लोगों ने कैपिलरी 2008 में शुरू किया था। हम लोग बेसिकली जो बड़े ब्रांड्स होते हैं इंडिगो या टाटा या आदित्य बिरला फैशन, इनके लिए इनके लॉयल्टी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो चलाते हैं। तो आप अगर इंडिगो का फ्लाइट लिए हो तो वहाँ ब्लू चिप करके वो अनाउंस करते हैं कि प्लीज साइन अप फॉर ब्लू चिप। तो वो ब्लू चिप प्रोग्राम जो है वो कैपिलरी पे चलता है। सिमिलरली अगर आप पैंटलून्स में जाके वो ग्रीन कार्ड खरीदे हो जिसपे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, वो ग्रीन कार्ड वाला जो पीस है वो कैपिलरी पे चलता है, राइट। तो हम लोग ये काफी दुनिया में काफी बड़ी कंपनीज के लिए करते हैं। तो द 19 ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो ग्लोबली हैं उनके लिए हम ये सब उनके लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं। बेसिकली उनका मेंबरशिप मैनेजमेंट, पॉइंट्स जिसको मिलना चाहिए, किनका जब आप रिडीम करते हो या आपको कभी कूपन्स मिलते हैं या बोनस प्रमोशंस मिलते हैं, वो सारा जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो I hope I explained it in a easy way, Suman जी जी अनीश सर, आप अगर हिंदी को लेके थोड़े से कॉशियस भी हो तो आप इंग्लिश बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्ट। दूसरा पार्ट आपने बखूबी समझाया तो इसको कुछ समझाने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। दूसरी चीज़ सर, बहुत सारे ब्रांड्स का आपने जिक्र किया, करीब 250 से ज़्यादा ब्रांड्स को आप लोग केटर करते हो और इसमें कई डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। सो पहली चीज़ तो ये समझना चाहूँगा कि जो ये पूरा ही बिजनेस रहता है इसका रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है, क्योंकि एक कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपने बेचा, इसकी कॉस्ट खत्म हुई और इबिटा निकाल लिया। सो ये बहुत ही यूनिक तरह का बिजनेस है, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसका रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है, कब से ये ग्रोथ है और पोस्ट कोविड सिचुएशन कैसे बदली है, क्योंकि प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड सिचुएशन बहुत बदली है। सो ये कैसे बदली आप लोगों के लिए? ठीक है। सो आपको मैं पहले रेवेन्यू और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स दोनों के ऊपर थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तो हम अपने कस्टमर्स को जो है एक एनुअल रिकरिंग लाइसेंस देते हैं, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मानिए इसको, कि कस्टमर्स जब जो भी कस्टमर्स अनीश ने नाम लिए कि विशाल मेगा मार्ट हो या बेनेटॉन हो या इंडिगो हो या टाटा ग्रुप हो, तो जब हमारा सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसके लिए एक एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है जो कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से लिंक्ड होता है। तो जैसे कस्टमर्स का बिजनेस बढ़ता है, जैसे उनके ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं, उसके कारण हमारा बिजनेस भी बढ़ता है। तो वो रेवेन्यू मॉडल होता है। कस्टमर्स को हम क्वार्टरली या एनुअली अपफ्रंट चार्ज करते हैं और फिर वो कस्टमर्स 30 से 60 दिन में हमको पे करते हैं। अगर थोड़ा सा समझें कि बिजनेस कैसे काम करता है, तो हम जो है प्रोडक्ट बनाते हैं। हर एक वर्टिकल के लिए एक डीप प्रोडक्ट होता है, सिंगल कोड बेस है, पर उस हर वर्टिकल के जो यूज केस होते हैं कि एक कॉन्ग्लोमेरेट जैसे टाटा हुआ, उनके जो यूज केसेस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं एक एयरलाइन के यूज केसेस से। तो जैसे अगर समझें उदाहरण के तौर पे टाटा ग्रुप में होगा कि जो कस्टमर तनिष्क में शॉप करता है
जी। उसको हम क्रोमा में कैसे जब जब भी उसको इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना हो तो वो क्रोमा में खरीदे, कहीं और ना खरीदे। हम्म। या फिर कभी अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो वो एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस से ट्रैवल करे। फिर जब वो होटल बुक करे तो ताज में बुक करे। ठीक, तो वो यूज केस है यहाँ पे। अगर फिर रिटेल में देखेंगे तो रिटेल में यूज केस थोड़ा डिफरेंट होगा। सो हमने क्या किया है कि हमने हर वर्टिकल के लिए जो है ये हमारे लिए वर्टिकल्स हैं। एयरलाइन हुआ, कॉन्ग्लोमरेट हुआ, रिटेल हुआ, हेल्थ केयर हुआ, बैंकिंग हुआ, तो हर वर्टिकल के लिए एक डीप प्रोडक्ट है जिसमें कि जो सारे यूज केस होते हैं उस इंडस्ट्री के लिए वो अवेलेबल होते हैं कस्टमर्स को। ओके। इसी के कारण हम जीतते भी हैं डील्स कस्टमर्स के साथ में। हाँ। हाँ, और ये मार्जिन्स जो है समझिए ऐसे चलता है कि आपने एक बार प्रोडक्ट बना लिया तो जो दूसरे कस्टमर या तीसरे कस्टमर आते हैं वो सेम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो हमारे जो ये ग्रॉस मार्जिन हम लोग ट्रैक करते हैं जो आरएचपी में भी दिया हुआ है। तो जो दूसरे या तीसरे कस्टमर आते हैं उनसे हम लोग 65% ग्रॉस मार्जिन बनाते हैं। तो क्योंकि सेम सॉफ्टवेयर फिर से यूज होता है, राइट? Okay. तो और ये हर साल लाइक रिकरिंग सब्सक्रिप्शन है, तो आप यूजुअली हमारे कस्टमर 3 5 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम लोगों के साथ। तो वो 3 5 7 साल ये 65% हर साल हम लोग का मार्जिन बनते रहता है उनसे, ओके। राइट? तो हाँ, अनंत सर, एक चीज़ मैं आपसे समझूंगा, मतलब ये इंटरेस्टिंग है नंबर से सीखने के लिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कंपनी के नंबर्स में 3 साल के अंदर लॉस से प्रॉफिट आया और प्रॉफिट भी स्ट्रांगली आया, ना केवल नेट प्रॉफिट में आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का स्ट्रांगली कम बैक करके गया। सो ऐसा क्या कर दिया आपने 3 साल में कमाल कि कंपनी स्ट्रांगली प्रॉफिट के अंदर आ गई नंबर्स के साथ? तो सुमित जी थोड़ा इसको कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो जब कोविड हिट किया था तो जी। हमारा सारा बिजनेस जो है रिटेल फोकस बिजनेस था। और एशिया में था पूरा बिजनेस। तो जब जब कोविड हुआ तो आपको पता है रिटेल और एशिया काफी शटडाउन्स हुए, तो बिजनेस पे काफी ज्यादा सर्वाइवल इश्यूज हुए उस समय। तो हमने उस समय डिसाइड किया कि बिजनेस को जो है डाइवर्सिफाई करें, बोथ ज्योग्राफीज और जो है इंडस्ट्रीज को लेके। ठीक तो है। हमने ज्योग्राफीज में कहा कि सिर्फ एशिया की जगह अब हम यूरोप और यूएस भी करेंगे। और वर्टिक यानी इंडस्ट्री वाइज से हम जो रिटेल में नहीं करेंगे बट हम बैंकिंग भी करेंगे, एयरलाइंस भी करेंगे, कॉन्ग्लोमरेट्स भी करेंगे, फ्यूल रिटेल भी करेंगे, ताकि कल को कभी अगर एक इंडस्ट्री पे कोई प्रॉब्लम आए तो कंपनी के ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट लिमिटेड हो। अगर आपको अगले 100 साल के लिए कंपनी बनानी है तो ऐसा डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। उस थिंकिंग के हिसाब से जो है हमने बहुत सारा टेक इन्वेस्टमेंट किया। तो हमने जो है हर साल एक एक नया इंडस्ट्री वर्टिकल चूज किया और उसके लिए बहुत डीप प्रोडक्ट बनाया। ठीक है। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था जो जो कि पिछले कई सालों में लगा। और जैसा अनीश बता रहे थे कि एक बार आपने वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर उसके बाद जो भी और कस्टमर उस इंडस्ट्री में कैपिलरी के साथ में ऑनबोर्ड होते हैं उनके ऊपर फिर आप मार्जिन्स बनाते हैं पर आपको कॉस्ट नहीं लगती है। ठीक है। तो वो उसको कहें तो मेरे को हिंदी में शब्द नहीं पता, उसको बिजनेस में लेवरेज कहते हैं। तो अब वो लेवरेज हमारे बिजनेस में काफी रियल हो गया है। ठीक तो है। अब हमारा जो बिजनेस बढ़ रहा है उसमें से ग्रोथ का काफी सारा पोर्शन हमारी बॉटम लाइन में ऐड होता है। इसलिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी डिफरेंस दिख रहा है। ओके। तो इसीलिए शायद हाँ, सॉरी सर, आप नहीं, कंटिन्यू। इसीलिए शायद ये जो बोरोइंग का नंबर है वो बढ़कर दिख रहा है, राइट? सो वो बोरोइंग जो है हमारा कोई भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं है सुमित जी। ओके। ये जो है ये शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लाइंस हैं जो जो हमें हमारे पास बैंक से हैं, हाँ। जो हमें 7-8% इंटरेस्ट पे मिलती हैं। और ये ओके। वर्किंग कैपिटल जो है हम हर 1-2 महीने में रोटेट करके पे बैक कर देते हैं। चलिए, तो अब कोई भी अनीश लॉन्ग सर, टर्म डेट। अनीश सर एक चीज़ समझाना आपका, क्योंकि जो क्लाइंटेल है ये ऐसा क्लाइंटेल है जो आपके साथ काफ़ी समय से ऑलरेडी होगा, मतलब बहुत लंबे उनके ड्यूरेशन रहे होंगे। सो ये जो रिटेंशन ऑफ क्लाइंट है या रिपीटिशन ऑफ क्लाइंट है, ये कितना रेशियो रहता है आपका कि अगर आप 100 क्लाइंट मान लिए रहते हैं तो 100 में से कितने क्लाइंट रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद और कितने वापस आ जाते हैं? तो एवरी ईयर हमारा 5% चर्न होता है सुमित जी। ओके। 5 to 7% है। आप आरएचपी में नंबर्स हैं पिछले 3 साल के लिए। तो टिपिकली अगर आप 100 रुपीज के रेवेन्यू के साथ स्टार्ट किए हो हर साल, तो 5% ऑफ रेवेन्यू चर्न्स 5 to 7% के बीच में। बट क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो बाकी 95 to 93 रुपीज हैं,
वो ग्रो करता है, तो ये 95 to 93 अब जाके आपका 115 रुपीज तक पहुंच जाता है, राइट। तो सो नेट रिटेंशन जो है कि चर्न निकालने के बाद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कितना ग्रो किए हैं, वो हमारा अबाउट 115 to 120% है, अगर आप पिछले पिछले 3 साल देखो तो। तो तो अनीश कम सर, चल जी अनीश सर, एक चीज़ कि कोई ऐसे ग्रुप या क्लाइंट भी हैं जिन पे आपकी डिपेंडेंस ज़्यादा है, पहला हिस्सा, और दूसरा क्योंकि आप इकलौते लिस्टेड प्लेयर होंगे इस तरह की कंपनी के साथ, इस तरह के बिजनेस मॉडल के साथ, सो कितनी हद तक प्राइसिंग पावर आपके हाथ में है? सुमित जी, तो हम लोग के जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो अबाउट 50% 57% ऑफ रेवेन्यू है आज। ठीक है। लेकिन हम लोग हर हर क्वार्टर एक और नया फॉर्च्यून 500 कस्टमर ऐड करते हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो जब हमने जून में डीआरएचपी फाइल किया था, वी हैड 16 फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स। नाउ अभी नवंबर में हमारे पास 19 फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स हैं। तो जैसे ये नंबर ऑफ लार्ज कस्टमर्स बढ़ते रहेंगे, उससे आपका रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। बट आज our top 10 customers are 57% रेवेन्यू का। बट एक और चीज ये भी है कि ये टॉप 10 कस्टमर्स में सारे कस्टमर्स बढ़ भी रहे हैं। ये जो एवरेज 15% ग्रोथ पर कस्टमर की बात कर रहा हूं मैं, ये आप टॉप 10 में भी देखोगे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था प्राइसिंग सुमित जी? पावर को लेके। प्राइसिंग पावर, राइट। तो सुमित जी, ग्रॉस मार्जिन से आप प्राइसिंग पावर देख सकते हो। हमारे ग्रॉस मार्जिन काफी हाई हैं एट 65% प्लस। तो प्राइसिंग पावर, बिकॉज हम लोग काफी बड़े एंटरप्राइजेस के साथ काम करते हैं, तो ये लाइक ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो हमारे जो सबसे बड़े 25 कस्टमर है, वो ऑन एन एवरेज हम पे 20 करोड़ साल का 25 करोड़ साल का खर्चा करते हैं, राइट। तो काफी प्राइसिंग पावर है उस एंगल से, और वो ग्रॉस मार्जिन में भी दिखता है आपको। तो अनंत सर, जो फ्रेश इशू है 345 करोड़ रुपए के आसपास का, इसका इस्तेमाल आप कहाँ करने वाले हो, एक पार्ट। दूसरा, 13-14% के आसपास के आपके ईबिटा मार्जिन है, क्या ये नॉर्मल ईबिटा मार्जिन है या और इसमें स्कोप है बेटर होने का? तो सुमित जी, तो द रीजन, यानी जिस कारण से हम जीतते हैं मार्केट में, वो ये कि हमारा काफी डीप प्रोडक्ट है। हर एक इंडस्ट्री वर्टिकल के लिए। तो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है जो हमने काफ़ी सालों में किया है, जिसके कारण अभी हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी आ रही है, हम उसके ऊपर काम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो विद एआई काफ़ी सारे और नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो जो हम 345 करोड़ रेस कर रहे हैं, उसका काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के तरफ जाएगा। उसका कुछ 1/3 पोर्शन जो है फ्यूचर में एक्विजिशंस की तरफ भी जाएगा, कि हम कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर कर लें, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं यूएस में, जो कि सर्विसेज या एजेंसी मॉडल पे हैं, उनको एक्वायर करके हम कस्टमर्स को जो है कैपिलरी के टेक्नोलॉजी पे माइग्रेट कर लें, जिससे कि वो जो 10-15% मार्जिन वाला रेवेन्यू है, उसको हम 65% मार्जिन वाला रेवेन्यू बना लें। सो हमारे, ये आप देखेंगे कि हमारे स्ट्रेटेजीज में एक एक्विजिशन भी एक स्ट्रेटेजी है। तो कुछ 1/3 पोर्शन इस पे जाएगा और बाकी रिसर्च और डेवलपमेंट के तरफ जाएगा। ओके, और अनीश सर, मार्जिन्स के कंटिन्यू सुनिए, जो सेकंड क्वेश्चन था मार्जिन्स का, जी। आज जैसे आप देख रहे हो हम लोग 11.5-12% एबिटा मार्जिन पे हैं। बट अगर आप देखोगे तो हर साल ये मार्जिन अबाउट 3% 4% के बीच में बढ़ा है। जी जी। तो अगर आप 3 साल पहले देखो तो हम लोग ऑलमोस्ट 0 पे थे, उससे पहले -3 पे थे। तो हर साल पिछले 2-3 साल में अबाउट 3% to 4% का मार्जिन इंक्रीज हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर आप H1 to H1 भी देखोगे, ये साल का H1 वर्सेस लास्ट ईयर H1, जो आरएचपी के नंबर्स हैं, उसमें भी अबाउट 3-4% का इंक्रीज है मार्जिन में, बोथ नेट प्रॉफिट में और एबिटा मार्जिन में। ये हमें लगता है ये अगले कुछ साल ये ग्रोथ दिखेगा आपको। जो 12 है वो और 3% कुछ और साल बढ़ते रहेगा ऐसे, क्योंकि इन जनरल आप देखोगे तो ग्रॉस मार्जिन काफी हाई हैं, 65 पे है, तो इट कैन बी अ हाई मार्जिन बिजनेस। अनीश सर, लास्टली एक छोटा सा हिस्सा ओएफएस भी है, सो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स का एग्जिट है, कोई इन्वेस्टर का एग्जिट है, किस तरह से इसको हम रीड करें? सुमित जी, तो
हमारी बिजनेस में काफी अच्छे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, पीक 15, क्वालकॉम, अवतार। तो ये जो ओएफएस आप देख रहे हो इज बेसिकली ये सारे इन्वेस्टर्स प्रमोटर कंपनी सिंगापुर में जो है उस कंपनी में हैं। बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है सोना कॉमस्टार या एफिल, ये दो कंपनीज का हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है। तो जो ओएफएस दिख रहा है आपको, ये बेसिकली इन इन्वेस्टर्स का पार्शियल एग्जिट है, फुल एग्जिट भी नहीं है। तो ओके तो टीम और हम दोनों जो फाउंडर्स हैं, हम लोग नहीं बेच रहे हैं इस बार। ओके आनंद सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बस सेम चीज अनीश ने कह दी। ओके तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, अनीश सर आपका भी और आनंद सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, सभी सवालों पे बखूबी जवाब देने के लिए। और एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले आईपीओ के लिए। उम्मीद है कि बढ़िया आईपीओ रहे, बढ़िया नंबर्स रहें और बढ़िया से लिस्टिंग भी आप करके दें, आगे पैसा बना के दें इन्वेस्टरों का। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सुमित जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं और जरा जैन साहब से बातचीत कर लेते हैं। जैन साहब, अभी आप मैनेजमेंट को सुन भी रहे थे, आईपीओ अपकमिंग है, सो अभी बहुत डिटेल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को आपने सुना कैपिलरी टेक की, कोई टेक आप कहना चाहोगे? सर लगभग फ्रेश इशू और ओएफएस 500 का है और फ्रेश इशू 300 करोड़ का है। इस पे एक क्लैरिटी दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट नॉनदलेस ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अगर एक बार लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो रिस्क लेने में बुराई नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 दिख रहा है, तो 2-4 दिन देखिए, अगर लास्ट डे पे कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखे तो कर लीजिए। अभी तो आईपीओ खुला ही नहीं तो मार्केट प्रीमियम कहाँ से आएगा, लेकिन हाँ अभी कुछ समय बाकी है तो हाँ, अकॉर्डिंगली वही। कॉल लीजिएगा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है तो लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। चलिए।